नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और अब हम राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक समीक्षा 2023-24 को शुरू कर रहे हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की जो जीएसडीपी। राजस्थान की जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जीएसडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो राजस्थान की जो जीएसडीपी है स्थिर कीमतों पे कितनी है? तो राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पे है 8.45 लाख करोड़। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? याद करने के हिसाब से 8.45 को क्या पढ़ेंगे? 8.45। ठीक है, तो राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर कितनी है? 8.45 लाख करोड़ है। तो राजस्थान की जो जीएसडीपी है स्थिर कीमतों पर कितनी है? 8.45 लाख करोड़ है। स्थिर कीमतों के लिए जो आधार वर्ष लिया जाता है ना, वो क्या लिया जाता है? 2011-12। तो स्थिर कीमतों के लिए जो आधार वर्ष लिया जाता है वो है 2011-12 वाला आधार वर्ष लिया जाता है। तो राजस्थान की जो जीएसडीपी है स्थिर कीमतों पे है 8.45 लाख करोड़। अब राजस्थान की जीएसडीपी देखते हैं, यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो राजस्थान की जो जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पे कितनी है? वह है 15.28 लाख करोड़। कितनी है? 15.28 लाख करोड़। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। तो ये पूछते हैं आपसे राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर कितनी है और प्रचलित कीमतों पर कितनी है, वो पूछते हैं। तो राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर है 8.45 लाख करोड़ और राजस्थान की जो जीएसडीपी है वो प्रचलित कीमतों पे है 15.28 लाख करोड़। ठीक है, तो ये तो हो गया जीएसडीपी। जीएसडीपी के बाद हम देखते हैं एनएसडीपी का मतलब क्या होता है? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी। तो राजस्थान की जो एनएसडीपी है वो है ना स्थिर कीमतों पे कितनी है? तो राजस्थान की जो एनएसडीपी स्थिर कीमतों पे है 7.41 लाख करोड़। कितनी है? 7.41 लाख करोड़ है राजस्थान की एनएसडीपी स्थिर कीमतों पर। जबकि राजस्थान की जो एनएसडीपी प्रचलित कीमतों पर कितनी है? एनएसडीपी का मतलब क्या हो गया? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, यानी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो राजस्थान की एनएसडीपी प्रचलित कीमतों पे है 13.69 लाख करोड़। कितनी है? 13.69 लाख करोड़ है। तो राजस्थान की जो एनएसडीपी है वो प्रचलित कीमतों पे कितनी है? 13.69 लाख करोड़ है। तो ये हो गए राजस्थान की जीएसडीपी और एनएसडीपी दोनों हो गया। तो एक बार वापस देखते हैं, ये आपको याद करना है। उस हिसाब से जितनी बार ज्यादा बार आप इसे पढ़ोगे उतनी बार अच्छा याद होगा। तो राजस्थान की जो जीएसडीपी स्थिर कीमतों पे है 8.45 लाख करोड़ और राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पे है 15.28 लाख करोड़। राजस्थान की एनएसडीपी स्थिर कीमतों पे है 7.41 लाख करोड़। राजस्थान की एनएसडीपी प्रचलित कीमतों पर है 13.69 लाख करोड़। तो ये हो गया जीएसडीपी और एनएसडीपी। उसके बाद में हम देखते हैं जीएसडीपी एनएसडीपी के बाद में हम देखते हैं पीसीआई। पीसीआई का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति आय है स्थिर कीमतों पर कितनी है? 90,831 रुपए। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर है 90,831 रुपए और राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति आय है वो प्रचलित कीमतों पे कितनी है? वह है 1,67,964 रुपए। 1,67,964 रुपए। ठीक है, वो है प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। तो राजस्थान की अब अपन ने जीएसडीपी देखी, एनएसडीपी देखी और प्रति व्यक्ति आय देखी। तो इसको वापस एक बार रिवीजन करते हैं ताकि याद हो। तो राजस्थान की जो जीएसडीपी है वो स्थिर कीमतों पे है 8.45 लाख करोड़। राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पे है 15.28 लाख करोड़। राजस्थान की एनएसडीपी स्थिर कीमतों पर है 7.41 लाख करोड़ और राजस्थान की एनएसडीपी प्रचलित कीमतों पे है 13.69 लाख करोड़। प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पे कितनी होगी? 90,831 और प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पे होगी 1,67,964 रुपए। ये तो हो गए जीएसडीपी, एनएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय। अब हम देखते हैं राजस्थान में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है? वह है 245.01 लाख मैट्रिक टन। क्या है? लाख मैट्रिक टन। ठीक, तो इतने लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है राजस्थान में कुल खाद्यान्न का। तो राजस्थान में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है? 245.01 लाख मैट्रिक टन हुआ है। राजस्थान में जो अधिष्ठापित ऊर्जा है वो कितनी है? 24,700
84 मेगावाट। तो राजस्थान में जो अधिष्ठापित ऊर्जा है उसकी मात्रा कितनी है? 24,784 मेगावाट। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, IIP राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का मान कितना है? 153.77। तो राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का मान कितना है? 153.77 है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक, इसका मान है 388.09। कितना है? 388.09 है थोक मूल्य सूचकांक। तो ये हो गया राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का मान कितना है? 388.09। तो इसको एक बार वापस देखते हैं। तो राजस्थान में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है? वो हुआ है 245.01 लाख मीट्रिक टन। राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा की मात्रा कितनी है? 24,784 मेगावाट। और राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का मान है 153.77। कितना है? 153.77। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में जो थोक मूल्य सूचकांक कितना है? 388.09। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं राजस्थान के जो GSDP है उसमें पिछले साल की तुलना में जो वृद्धि दर कितनी हुई है। तो राजस्थान की GSDP में पिछले साल की तुलना में साल की तुलना में कितनी वृद्धि दर हुई है वो है। तो राजस्थान में GSDP में स्थिर कीमतों में तो कितनी वृद्धि हुई है? 8.03%। राजस्थान के GSDP में प्रचलित कीमतों पर वृद्धि हुई है 12.56%। तो राजस्थान की जो GSDP है उसमें स्थिर कीमतों पर जो वृद्धि हुई है 8.03% और राजस्थान की GSDP में प्रचलित कीमतों पर जो वृद्धि हुई है वो है 12.56%। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं GSVA। GSVA का मतलब क्या होता है? ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, सकल राज्य मूल्य वर्धन। क्या होता है? सकल राज्य मूल्य वर्धन, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। तो आपके है ना ये कुछ क्षेत्र होते हैं जैसे कृषि, उद्योग और सेवा, ये 3 क्षेत्र है। एक तो है कृषि क्षेत्र, दूसरा सेवा क्षेत्र, तीसरा उद्योग क्षेत्र। तो इनका है ना GSVA में योगदान कितना है ये पूछा जाता है। तो कृषि, उद्योग और सेवा का GSVA में योगदान कितना है? तो कृषि, उद्योग और सेवा इनका योगदान कितना है ये स्थिर कीमतों पे भी देखेंगे और प्रचलित कीमतों पे भी देखेंगे। तो प्रचलित कीमतों वाला तो याद करना ही है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो हमें ना कृषि का GSVA में योगदान है कितना है? लगभग 26% स्थिर कीमतों पे। उद्योगों का GSVA में योगदान है लगभग 29% स्थिर कीमतों पे और सेवा का GSVA में योगदान है लगभग 43%। ये सब है स्थिर कीमतों पे। अब प्रचलित कीमतों पे देखते हैं। कृषि का GSVA में योगदान 26%, उद्योगों का योगदान है कितना? 28% और सेवा क्षेत्र का योगदान है लगभग 45%। तो आपको मेनली है ना ये वाला याद रखना है प्रचलित कीमतों का। तो ये लगभग में है, इसके बाद पॉइंट में है, लेकिन इतना रखेंगे तो याद काम हो जाएगा। तो कृषि का GSVA में योगदान कितना है? लगभग 26%। उद्योगों का GSVA में योगदान है 28% और सेवा क्षेत्र का GSVA में योगदान है कितना? लगभग 45%। तो ये याद रखना है कि सीधा अपन से ये पूछ सकते हैं, प्रचलित कीमतों वाला याद रखना है अपन को। तो कृषि का GSVA में योगदान 26% लगभग, उद्योगों का योगदान कितना है? 28% और सेवा क्षेत्र का योगदान है 45%। तो इसमें सबसे कम योगदान किसका हो गया? कृषि का, फिर उद्योगों का, फिर सेवा क्षेत्र का। तो सबसे अधिक योगदान हो गया GSVA में किसका है? सेवा क्षेत्र का। तो अब हम देखते हैं GSVA में सबसे अधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का। लगभग कितना है? 45% योगदान है। ठीक है। अब सेवा क्षेत्र के अंदर भी है ना बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। ठीक है। सेवा क्षेत्र में भी किसका योगदान सबसे अधिक है? तो हमने देखा GSVA में तो किसका योगदान सबसे ज्यादा है? सेवा क्षेत्र का। और सेवा क्षेत्र के अंदर भी किसका योगदान सबसे ज्यादा है वो देखते हैं, वो है होटल व्यापार तथा रेस्टोरेंट का। होटल व्यापार तथा रेस्टोरेंट का योगदान सबसे अधिक है। लगभग कितना है? सेवा क्षेत्र का लगभग 28% है। सेवा क्षेत्र का है उसका लगभग 28% योगदान किसका है? वो है होटल व्यापार और रेस्टोरेंट का। ये अभी RS 2023 में जो प्री हुआ था उसमें पूछा गया था कि सेवा क्षेत्र के अंदर भी सबसे सर्वाधिक योगदान किसका है? वो है होटल व्यापार और कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र। ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे इस क्लास में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं GSVA। GSVA मतलब हमने देखा था ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, सकल राज्य मूल्य वर्धन। ठीक है। तो GSVA में कृषि तथा कृषि से जो संबद्ध क्षेत्र है उनका योगदान कितना है? उनका योगदान है लगभग 26%। तो GSVA में कृषि तथा कृषि से संबद्ध क्षेत्रों का योगदान है लगभग 26%। अब हम देखते हैं एक तो कृषि तथा कृषि से संबद्ध क्षेत्र।
कृषि कृषि में तो क्या आ गया, कृषि तो आ गया यानी फसल तो आ गया, ठीक है। और कृषि से संबद्ध क्षेत्र है, तो संबद्ध क्षेत्रों में क्या क्या आ जाएगा, पशुधन, वानिकी एवं लॉगिंग, मत्स्य, ये सब आ गए, ठीक है। तो कृषि तथा कृषि से संबद्ध क्षेत्रों बोले तो उससे मतलब क्या हो गया, एक तो फसल हो गया, पशुधन हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य हो गया, ये सब बातें हैं कृषि तथा कृषि से संबद्ध क्षेत्रों में। तो पूरा जो मान लो कृषि तथा कृषि से संबद्ध क्षेत्र पूरा क्या है, 100% है, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, 100% है। तो उसमें है ना, ये इनका योगदान कितना कितना है, ठीक है। तो फसल कितनी है, लगभग 44%। पशुधन का योगदान कितना है, लगभग 48%। वानिकी का योगदान है 6% और मत्स्य का योगदान है लगभग 0.49% या 0.49%। तो कृषि तथा कृषि से संबंधित क्षेत्रों में क्या आगे, फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य, ठीक है। तो फसल का योगदान कितना है, लगभग कितना है, 44%। और पशुधन का योगदान है 48%, वानिकी का योगदान है 6% और मत्स्य का योगदान है 0.49%। सबसे अधिक योगदान किसका है, पशुधन का है, ठीक है। तो कितना है, लगभग 48%। अब हम आगे देखते हैं भूसांख्यिकी 2022-23 के अनुसार। तो उसके अनुसार हम देखते हैं कि राजस्थान में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है 342.81 लाख हेक्टेयर। तो भूसांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कुल जो प्रतिवेदित क्षेत्रफल है वह 342.81 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, 53.74%, लगभग कितना, 53%। बंजर भूमि राजस्थान में कितनी है, 10%। वानिकी कितना है, 8%, ठीक है। ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि लगभग कितनी है, 6%। कृषि के अलावा अन्य उपयोगी भूमि तो वो हो गई 5.92%। स्थायी चारागाह या गोचर भूमि का है परसेंट वह 4.82%। चालू पड़त है 4.38% और अन्य पड़त है वह 5.38%। तो ये क्या हो गया, जो भूसांख्यिकी 2022-23 है उसके अनुसार मतलब कितना कितना क्षेत्रफल है, उसमें कितना भाग है, कितने क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो वो देखा है हमने। तो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल तो कितना हो गया, 342.81%। आपसे ऐसे सीधा पूछ सकते हैं कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का परसेंट कितना है, वह है 53% लगभग। तो राजस्थान का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है 342.81 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। उसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का परसेंट है 53%। बंजर भूमि लगभग कितने भाग पे है, 10% भाग पे है। वानिकी लगभग कितने हैं, 8% भाग पे है। कृषि अयोग्य भूमि वो लगभग कितने हैं, 6% भाग पे है। कृषि के अलावा अन्य उपयोगी भूमि है वो लगभग 5.92% भाग पे है। स्थायी चारागाह या गोचर भूमि है 4.82% भाग पर। चालू पड़त है 4.38 तथा अन्य पड़त है 5.38% भाग पर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कृषि गणना 2015-16 के अनुसार क्या है। कृषि गणना है 2015-16 में हुई थी, उसके अनुसार हम देखते हैं क्या क्या चीजें। तो कृषि गणना 2015-16 है, उसके अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान में कुल प्रचलित जोतों की संख्या है 76.55 लाख जोते हैं। तो राजस्थान में कुल प्रचलित जोतों की संख्या है 76.55 लाख जोते हैं। उसमें से महिला प्रचलित जोतों की संख्या है 7.75 लाख। ये वाला एक बार पूछा भी जा चुका है कि महिला प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है राजस्थान में, वह है 7.75 लाख। तो 76.55 में से 7.75 घटा दिए तो पीछे कितने बचे, वो बचे 68.8 लाख। तो वो क्या हो गया, पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या। तो राजस्थान में कुल प्रचलित जोतों की संख्या कितनी होगी, वो होगी 76.55 लाख जोते, और उसमें से महिला प्रचलित जोते होगी वो है 7.75 लाख जोते, उसमें बाकी बचे पुरुष प्रचलित जोते वो हो गई 68.8 लाख जोते। ये हो गया। अब हम देखते हैं जोतों का आकार, ठीक है। तो राजस्थान में जो सीमांत जोते हैं वो लगभग कितने 40% भाग पे है। लघु जोते उसका प्रतिशत कितना है 21%। अर्ध मध्यम का परसेंट है 18, मध्यम का है 14 और वृहद जोतों का परसेंट है लगभग 4%। तो सीमांत जोतों अपन को इतना भी याद हो जाए ना 40%, तो पॉइंट के पीछे याद रखने की इतनी जरूरत है नहीं, ठीक है। तो सीमांत जोते लगभग कितनी है 40%। लघु जोते है वो है 21%। अर्ध मध्यम है 18, मध्यम है 14 और वृहद है वो हो गई लगभग 4.69% हो गई, ठीक है। तो सीमांत जोते हो गई 40, लघु हो गई 21, अर्ध मध्यम हो गई 18, मध्यम हो गई 14 और वृहद जोते हो गई 4% लगभग।
अब हम देखते हैं कृषि उत्पादन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कृषि उत्पादन राजस्थान में 2023-24 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है, वो है 245.01 लाख मैट्रिक टन। राजस्थान में 2023-24 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है 245.01 लाख मैट्रिक टन हुआ है। कितना? 245.01 लाख मैट्रिक टन हुआ है। पिछले साल की तुलना में कमी हुई है, ठीक है। इस बार खाद्यान्न के उत्पादन में जो वृद्धि नहीं हुई है पिछले साल की तुलना में क्या हुई है? कमी हुई है। तो कमी कितनी हुई है? 3.08% की कमी हुई है पिछले साल की तुलना में खाद्यान्न के उत्पादन में। तो राजस्थान में 2023-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन है 245.01 लाख मैट्रिक टन और पिछले साल की तुलना में कितनी कमी हुई है? 3.08% की कमी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में जो खरीफ है, खरीफ का उत्पादन कितना होता है? वह 76.43 लाख मैट्रिक टन और जबकि रबी का उत्पादन है वह है 132.18 लाख मैट्रिक टन। कुल खाद्यान्न का उत्पादन तो कितना है? 245.01 लाख मैट्रिक टन, ठीक है। उसमें से रबी का उत्पादन है वह है 132.18 लाख मैट्रिक टन और खरीफ का उत्पादन है वह 76.43 लाख मैट्रिक टन है। तो ये हो गया खरीफ का और रबी का उत्पादन। नेक्स्ट है कि खरीफ तिलहन की फसलें देखते हैं। तिलहन की फसलों में ना कौन कौन सी तिलहन फसलें रबी के अंतर्गत आती है और कौन कौन सी तिलहन की फसलें खरीफ के अंतर्गत आती है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और संस्कृत विभाग की तैयारी कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में भी ये पूछा गया था कि रबी की तिलहन की फसल और खरीफ की तिलहन की फसल ऑप्शन देके पूछा था, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो कौन सी तिलहन की फसल है जो कि खरीफ में आती है? तो खरीफ तिलहन फसलें में आगे मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी, ठीक है। खरीफ तिलहन फसलों में आ गई कौन कौन सी? मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी, ये सभी क्या है? खरीफ तिलहन की फसलें हैं। जबकि रबी तिलहन की फसलों में आ गई राई, सरसों, तारामीरा और अलसी। तो रबी तिलहन फसलों में आ गई राई, सरसों, तारामीरा और अलसी, ये हो गई रबी तिलहन की फसलें। 2023-24 में तिलहन का उत्पादन कितना बता? वो बता 121.24 लाख मैट्रिक टन और वो पिछले साल की तुलना में कमी कितनी हुई है? 2.10% की कमी हुई है। तो अपन को मेन तो ये याद रखना है कि इसमें क्या है, रबी की तिलहन की फसल कौन सी है और खरीफ की तिलहन की फसल कौन सी है। तो रबी की तिलहन की फसलें है राई, सरसों, तारामीरा, अलसी और खरीफ की तिलहन फसलें है मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी। उसके अलावा राजस्थान में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है 2023-24 में? वह है 245.01 लाख मैट्रिक टन और उसमें से खरीफ का उत्पादन है 76.43 लाख मैट्रिक टन और रबी का उत्पादन है 132.18 लाख मैट्रिक टन। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में गन्ने का उत्पादन कितना हुआ है 2023-24 में? वह है 3.28 लाख मैट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ है और कपास का उत्पादन हुआ है 26.21 लाख गांठें कपास का उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं भारत सरकार कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 है, ठीक है, 2022 की रिपोर्ट है। उसके अनुसार है राजस्थान में ना जो 4 फसलें है, 4 फसलों के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ऐसी 4 फसलें हैं जिसकी की उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। वो 4 फसलें कौन कौन सी हो गई? पहली होगी बाजरा, दूसरी सरसों, कुल तिलहन और ग्वार। एक तो होगी बाजरा, दूसरी होगी क्या? सरसों, तीसरी होगी कुल तिलहन और चौथी होगी ग्वार। इन 4 फसलों के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, ठीक है। बाजरा, सरसों, कुल तिलहन और ग्वार, ये पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे ऑप्शन दे देंगे कि कौन सी फसल के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है, तो ऑप्शन में दे देंगे इस हिसाब से। तो बाजरा, सरसों, कुल तिलहन और ग्वार, इन 4 फसलों के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। तो बाजरा है, बाजरा में पूरे भारत में जितना बाजरे का उत्पादन होता है उसका लगभग 39% उत्पादन राजस्थान में होता है। पूरे भारत के सरसों उत्पादन का लगभग 46% उत्पादन राजस्थान में होता है। पूरे भारत के तिलहन उत्पादन का लगभग 22% उत्पादन राजस्थान में होता है और पूरे भारत में ग्वार का जितना उत्पादन होता है ना उसका लगभग 87% उत्पादन राजस्थान में होता है। 87% ग्वार राजस्थान में उत्पादित होता है। तो ये हो गई क्या, इन 4 फसलों के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। कौन कौन सी फसलें हो गई? एक तो होगी बाजरा, दूसरी सरसों, तीसरी कुल तिलहन और चौथी ग्वार। इन 4 फसलों के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। अब राजस्थान का देश में दूसरा स्थान किन फसलों के उत्पादन में है? तो एक हो गया पोषक अनाज और दूसरा मूंगफली। पोषक अनाज और मूंगफली, इन दोनों फसलों के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में दूसरा स्थान है।
नेक्स्ट हम देखते हैं चना, कुल दलहन, ज्वार और सोयाबीन। पहला तो क्या था, ग्वार था, और ये क्या है, ज्वार। ठीक है, चना, कुल दलहन, ज्वार और सोयाबीन, इन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है, तीसरा। तो ये याद रखना है कि किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान तीसरे नंबर पे है, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान दूसरे नंबर पे है, और किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे है। तो ये पूछते हैं बार बार। तो पोषक अनाज और मूंगफली, इन दोनों के उत्पादन में राजस्थान दूसरे नंबर पे है पूरे भारत में। नेक्स्ट हम देखते हैं पशुपालन। पशुपालन के लिए पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुधन की संख्या कितनी है। तो पशुपालन वाला डाटा जो पुराना ही है, 2019 में जो पशुगणना हुई थी ना, उसके अनुसार है। ठीक है, तो पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितने हैं, वह 568.01 लाख। ठीक है, तो राजस्थान में कुल पशुधन कितने हैं, 568 लाख है, लगभग 568 लाख पशुधन है राजस्थान में। और जो कि कुल देश के पूरे पशुधन है उसका कितना है, लगभग 10.60%। राजस्थान में पशुधन की संख्या है 568 लाख और पूरे देश के पशुधन का कितना है, 10.60% है। राजस्थान में ऊंट कितने पाए जाते हैं, लगभग 84% ऊंट पाए जाते हैं। पूरे देश के जो 84% ऊंट कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में। पूरे देश की 14% बकरियां मिलती है राजस्थान में। पूरे देश का लगभग 12% भैंसें राजस्थान में मिलती है। पूरे देश का लगभग 10% भेड़ राजस्थान में मिलती है और पूरे देश का लगभग 7.24% जो गाय हैं वो राजस्थान में मिलते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय उत्पादन वर्ष 2020-21। आपके इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा दिया गया है ना, ये राष्ट्रीय उत्पादन वर्ष 2020-21 वाला डाटा दिया गया है। उसके अनुसार राजस्थान का दूध उत्पादन में योगदान कितना है, लगभग 14%, और ऊन उत्पादन में योगदान कितना है, 42%। मतलब पूरे देश में जितना दूध का उत्पादन होता है ना, उसका लगभग 14.63% उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। और पूरे देश में जो ऊन का उत्पादन होता है ना, उसका लगभग 42% उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। राजस्थान से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं के बारे में इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान से होने वाला कुल निर्यात कितना है। तो वह 83,704 करोड़ रुपए। तो 2023-24 में राजस्थान से होने वाला कुल निर्यात कितना है, 83,704 करोड़ रुपए है 2023-24 में होने वाला कुल निर्यात राजस्थान से। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान से निर्यात होने वाली 5 शीर्ष वस्तुएं, मतलब जो 5 सबसे ज़्यादा वस्तुएं राजस्थान से निर्यात होती है वो कौन कौन सी है। तो पहले नंबर पे जो निर्यात होने वाली वस्तु है वो है इंजीनियरिंग वस्तुएं, दूसरे नंबर पे जवाहरात एवं आभूषण, तीसरे नंबर पे धातुएं, चौथे पे कपड़ा और पांचवे पे हस्तशिल्प निर्यात होता है राजस्थान से। तो सबसे अधिक निर्यात क्या होता है राजस्थान से, इंजीनियरिंग वस्तुएं, दूसरे नंबर पे जवाहरत आभूषण, तीसरे पे धातुएं, चौथे पे कपड़ा और पांचवे पे हस्तशिल्प निर्यात होता है राजस्थान से। नेक्स्ट हम देखते हैं इन 5 वस्तुओं का राजस्थान के कुल निर्यात में कितना योगदान है, 65%। तो कुल निर्यात होता है ना राजस्थान में, उसमें से 65% तो निर्यात केवल इन्हीं वस्तुओं का होता है। तो ये 5 वस्तुएं तो याद रखनी है, पूछा जाता है बार बार ऑप्शन में, ये ऑप्शन दे देते हैं और इनमें से 5 शीर्ष वस्तुओं में से कौन सी नहीं है इस टाइप से पूछ लेते हैं। तो 5 शीर्ष वस्तुएं कौन से, पहला इंजीनियरिंग वस्तुएं, दूसरा है जवाहरात आभूषण, तीसरा है धातुएं, चौथा कपड़ा और पांचवा हस्तशिल्प ये है। तो इन सभी 5 वस्तुओं का राजस्थान से होने वाले कुल निर्यात में योगदान है 65%। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करना और उनको बढ़ावा देने के लिए क्या चालू किया गया है, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चालू की गई है कि प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पाद है, कौन कौन सी ऐसे उत्पाद है जिनका निर्यात अधिक हो सकता है, उनको पहचान करना और उनको बढ़ावा देने के लिए। तो अब हम देखते हैं, अब राजस्थान में कुल कितने जिले हो गए, 50 जिले हो गए। तो 50 जिलों के लिए ODOP देखते हैं, हर एक जिले के लिए एक प्रोडक्ट है विशेष, उसके बारे में देखते हैं। तो ये याद रखना है, इसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं अजमेर का उत्पाद क्या है। अजमेर में मेनली है ना क्या है, ग्रेनाइट, मार्बल स्लैब्स, टाइल्स और सामग्री। अजमेर के लिए प्रोडक्ट क्या है, तो वह है ग्रेनाइट, मार्बल स्लैब्स और टाइल्स और सामग्री। नेक्स्ट देखते हैं अलवर के लिए क्या है, ऑटोमोबाइल्स पार्ट, दूसरा जो अलवर का मावा है या मिल्क केक है वो, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल पार्ट, दूसरा क्या हो गया, अलवर का मावा या मिल्क केक, तो अलवर वाला याद रखना है। अनूपगढ़ तो के लिए जो प्रोडक्ट क्या है वो है कॉटन बॉल्स। बालोतरा के लिए प्रोडक्ट है वस्त्र।
नेक्स्ट देखते हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का जो डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोडक्ट है वो है ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल्स, या फिर क्या कह सकते हैं सिंथेटिक यार्न फैब्रिक्स, ये सब किसके हैं, बांसवाड़ा के प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है बारा। बारा के लिए प्रोडक्ट कौन सा है, सोयाबीन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बारा के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, सोयाबीन। नेक्स्ट है बारा के लिए क्या है, सोयाबीन है। नेक्स्ट देखते हैं बाड़मेर। बाड़मेर के लिए क्या है, कसीदाकारी ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं, ये क्या है, ओडीओपी। नेक्स्ट है ब्यावर। ब्यावर के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार पाउडर, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जो ब्यावर के लिए जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है वो है क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार पाउडर। नेक्स्ट देखते हैं भरतपुर। भरतपुर के लिए क्या है, कृषि और प्रसंस्करण उत्पाद, खाद्य तेल, शहद, ये सब किसके लिए, भरतपुर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के लिए क्या है, ओडीओपी, वो है वस्त्र। नेक्स्ट है बीकानेर। बीकानेर के लिए ओडीओपी क्या है, बीकानेरी नमकीन, ऊनी कारपेट यान और सिरेमिक उत्पाद, ये सब किसके लिए है, बीकानेर के लिए क्या है, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं बूंदी। बूंदी के लिए ओडीओपी क्या है, चावल, इंपॉर्टेंट है। बीकानेर के लिए सिरेमिक उत्पाद, बीकानेर वाला भी इंपॉर्टेंट है, सिरेमिक उत्पाद हो गया और ऊनी कारपेट हो गया, ये बीकानेर के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ के लिए ओडीओपी क्या है, वो है ग्रेनाइट, मार्बल स्लैब्स और टाइल्स है, ठीक है। चूरू के लिए क्या है उत्पाद, वो है काष्ठ उत्पाद। दूसरा के लिए क्या है, दरी, गलीचे या पत्थर उत्पाद हो गया, ठीक है। डीडवाना या कुचामन के लिए क्या है, वह है मकराना, मार्बल और ग्रेनाइट। डीग के लिए जो प्रोडक्ट क्या है वो पत्थर संबंधी उत्पाद। नेक्स्ट देखते हैं धौलपुर के लिए क्या है, मिल्क पाउडर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। धौलपुर के लिए क्या है, मिल्क पाउडर। और दूसरा क्या है, स्टोन टाइल्स और स्लैब्स। नेक्स्ट है दूदू के लिए क्या है, ब्लू पॉटरी का किसके लिए है, दूदू के लिए है। नेक्स्ट है डूंगरपुर के लिए है ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल्स। नेक्स्ट है गंगापुर सिटी के लिए क्या है, भारतीय मिष्ठान खीर मोहन। गंगापुर सिटी का जो ओडीओपी क्या है, खीर मोहन। नेक्स्ट है हनुमानगढ़ के लिए जो ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वो है चावल और कपास, क्या है, चावल और कपास। नेक्स्ट है जयपुर के लिए प्रोडक्ट कौन सा है, वो है जेम्स एंड ज्वेलरी और गारमेंट्स, फर्नीचर, खिलौने और इंजीनियरिंग वस्तुएं, सेवाओं का निर्यात, ये सब किसके लिए, जयपुर के लिए। नेक्स्ट है जयपुर ग्रामीण के लिए क्या है, ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं और क्या है, कृषि उपकरण। नेक्स्ट देखते हैं जैसलमेर। नेक्स्ट देखते हैं कि जैसलमेर के लिए क्या है, पीला मार्बल, ठीक है। जालोर के लिए क्या है, ग्रेनाइट स्लैब्स एवं टाइल्स और मोजड़ी जूतियाँ, ठीक है, ये किसके लिए, जालोर के लिए। नेक्स्ट है झालावाड़ के लिए क्या है, संतरा। नेक्स्ट देखते हैं झुंझुनू के लिए क्या है, काष्ठ हस्तकला उत्पाद। जोधपुर के लिए क्या है, फर्नीचर और हस्तकला। नेक्स्ट है जोधपुर ग्रामीण के लिए क्या है, बलुआ पत्थर नकाशी उत्पाद। नेक्स्ट है करौली के लिए क्या है, बलुआ पत्थर, स्लैब्स, टाइल्स एवं उत्पाद। नेक्स्ट है केकड़ी के लिए क्या है, ग्रेनाइट एवं मार्बल्स। खेड़थल के लिए क्या है, इंजीनियरिंग उत्पाद। खेड़थल के लिए क्या है, इंजीनियरिंग उत्पाद है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोटा के लिए क्या है, कोटा की डोरिया साड़ी, ठीक है, कोटा डोरिया, ये फेमस है। कोटपुतली भरोड, उसके लिए क्या है, अभियांत्रिकी उत्पाद है। नागौर के प्रोडक्ट क्या है, वो है हाथ के उपकरण। नीम का थाना का क्या है, फेल्सपार खनिज और उत्पाद, ठीक है। नीम का थाना का क्या है, फेल्सपार खनिज और उत्पाद। नेक्स्ट देखते हैं पाली के लिए क्या है, मेहंदी। आगे देखते हैं फलोदी के लिए क्या है, नमक हो गया, ठीक है, और सोनामुखी उत्पाद, ये दोनों किसके लिए, फलोदी के लिए। प्रतापगढ़ के लिए क्या है, थेवा कला। राजसमंद के लिए क्या है, ग्रेनाइट एवं मार्बल हो गया, ठीक है, और टेराकोटा, ये भी किसके लिए है, राजसमंद के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सलूम्बर के लिए क्या है, मार्बल स्लैब्स और टाइल्स हो गया। नेक्स्ट है सांचौर के लिए क्या है, मसाले हो गया। शाहपुरा के लिए क्या है, फड़ चित्रण, ठीक है, फड़ चित्रकला। नेक्स्ट है सवाई माधोपुर के लिए क्या हो गया, पर्यटन हो गया।
नेक्स्ट है सीकर, सीकर के लिए क्या हो गया, फर्नीचर और एंटीक हो गया। सिरोही, सिरोही के लिए क्या हो गया, मार्बल वस्तुएं। श्री गंगानगर के लिए हो गया किन्नू। टोंक के लिए क्या है, वह स्लेट स्टोन टाइल्स। उदयपुर के लिए प्रोडक्ट क्या हो गया, वो है ग्रेनाइट एवं मार्बल्स। नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और आपके इकोनॉमिक सर्वे में एक टॉपिक दिया गया है राजस्थान का औद्योगिक परिदृश्य, उसके बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उद्योगों का राजस्थान की जीएसवीए। जीएसवीए का मतलब होता है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, सकल राज्य मूल्य वर्धन। ठीक है, तो उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में या जीएसवीए में कितना योगदान है, वह है 28.21% या 28.21%। तो लगभग 28% योगदान है किसका, उद्योगों का राजस्थान की जीएसवीए में। नेक्स्ट देखते हैं कि उद्योग है, उद्योग क्षेत्र है, उसके भी उप क्षेत्र है बहुत सारे। तो उप क्षेत्र का जो उद्योगों में योगदान कितना है, ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का योगदान कितना है, लगभग 42%। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का यानी कि निर्माण का योगदान है लगभग 35%। विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, उसका योगदान है लगभग 10.48। और खनन एवं उत्खनन का योगदान है 11.99% लगभग। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, एमएसएमई। क्या है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो इसके अनुसार 1 जुलाई 2020 से जो परिवर्तित मानदंड है उसके अनुसार जो माइक्रो उद्योग में कौन कौन से उद्योग आते हैं, ऐसे उद्योग जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से अधिक नहीं हो और उसका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक न हो, वो किस में आते हैं, माइक्रो उद्योग में। तो माइक्रो उद्योग में कौन से उद्योग आते हैं, ऐसे उद्योग जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक हो और उनका टर्नओवर 5 करोड़ तक हो, वो आते हैं माइक्रो उद्योग में। उसके बाद हम देखते हैं स्मॉल उद्योग। स्मॉल उद्योग में कौन से उद्योग आते हैं, ऐसे उद्योग जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक हो और उनका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ तक हो, तो वो आते हैं स्मॉल उद्योग में। मीडियम उद्योग में कौन से उद्योग आते हैं, ऐसे उद्योग जिनका इन्वेस्टमेंट क्या है 50 करोड़ तक हो और उनका जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ तक हो, वो किस में आते हैं, वो आते हैं मीडियम उद्योगों में। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो ये योजना कब से चालू हुई थी, ये हुई थी 13 दिसंबर 2019 से चालू हुई थी। इसमें क्या है, लघु उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। कितने परसेंट ब्याज पर, 8% ब्याज पर। अगर 5 करोड़ का लोन लेना हो तो कितने, 6% ब्याज पर मिलता है। और 10 करोड़ तक का लोन लेना हो तो 5% ब्याज पर दिया जाता है लघु उद्यमियों को। ये योजना चालू हुई थी 13 दिसंबर 2019 से। नेक्स्ट हम देखते हैं निर्यात वाला टॉपिक हमने अलग से कवर कर लिया है। तो निर्यात के बाद में हम देखते हैं आगे, निर्यात के बाद में देखते हैं वर्तमान में राजस्थान में कितने जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र है, वो है 36 जिला उद्योग केंद्र है और 8 क्या है, उप केंद्र है। तो वर्तमान में राजस्थान में कितने, 36 जिला उद्योग केंद्र, वो 8 क्या है, उप केंद्र है। अब रिक्को के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो रिक्को की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रिक्को के बारे में देखते हैं। रिक्को की फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। क्या है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ये किसकी फुल फॉर्म है, रिक्को की। नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्को की स्थापना कब हुई थी, 1980 में हुई थी। रिक्को राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। तो राज्य में औद्योगिक विकास को जो गति देने वाली सबसे शीर्ष संस्था कौन सी है, वो है रिक्को। नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्को राज्य में निवेश को आकर्षित करने हेतु औद्योगिक सुविधा एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो राज्य में जो निवेश है उसको आकर्षित करने के लिए औद्योगिक सुविधा और वित्तीय सहायता कौन प्रदान करती है, रिक्को। नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्को द्वारा स्थापित पार्क या जोन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रो फूड पार्क। एग्रो फूड पार्क कहाँ है, कोटा में, अलवर में, गंगानगर और बोरानाडा में स्थित है एग्रो फूड पार्क। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे रिक्को द्वारा विकसित किए गए अन्य पार्कों के बारे में देखते हैं। ठीक है, मेड टेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क। ठीक है, मेड टेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ खोलेगा रिक्को, वो है बोरानाडा जोधपुर में। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ खोला जाएगा, वो है कहाँ है, वो है जमवा रामगढ़ जयपुर में। ठीक है, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क है जमवा रामगढ़ जयपुर में। कौन से, थोलाई
इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है, जमवा रामगढ़ जयपुर में है। और ये क्या है, प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण को क्या देता है, बढ़ावा देता है। कौन सा, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पोर्ट्स गुड्स। अगला हम देखते हैं कौन सा पार्क है, अगला पार्क के बारे में देखते हैं स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन, ठीक है। स्पोर्ट गुड्स एंड टॉयज जोन ये कहाँ है, खुसखेड़ा भिवाड़ी में स्थित है, खुसखेड़ा भिवाड़ी में स्थित है स्पोर्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र, वो कहाँ है, तिवरी जोधपुर में स्थित है। खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र है तिवरी जोधपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं जापानी जोन। जापानी जोन कहाँ है, नीमराना और घिलोट, इन दो जगह पे स्थित है जापानी जोन। नेक्स्ट हम देखते हैं सेज। सेज का फुल फॉर्म क्या होती है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो होती है सेज की फुल फॉर्म, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सेज के बारे में देखते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है, बोरानाड़ा जोधपुर में, जो किसके लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए है। ये राजस्थान का पहला सेज था। दूसरा देखते हैं कि सेज 1 और सेज 2 ये दोनों कहाँ है, सीतापुरा जयपुर में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए। नेक्स्ट है कि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज, ये कहाँ है, जयपुर के कालवाड़ में है। और ये IT इंजीनियरिंग और हैंडीक्राफ्ट एंड जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोमानी सेज। सोमानी सेज कहाँ है, खुसखेड़ा भिवाड़ी में। ये इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटिका सेज, ये कहाँ है, जयपुर में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटिका सेज। वाटिका सेज कहाँ है, जयपुर में। ये किसके लिए है, IT के लिए। नेक्स्ट है RNB इंफ्रास्ट्रक्चर सेज, कहाँ है, बीकानेर में है। ये टेक्सटाइल तथा ऊनी गलीचों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं गैनपैक्ट सेज, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, जयपुर में और IT के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मानसरोवर इंडस्ट्रियल सेज, ये कहाँ है, कापरडा जोधपुर में है और IT के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क कहाँ है, एक तो है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, वो कहाँ है, रूपनगढ़ में। और दूसरा बन रहा है श्री राम मेगा फूड पार्क, जो कि कहाँ है, पलाना में। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के स्पाइस पार्क कहाँ है, तो रामपुरा भाटिया जोधपुर में, जो कि राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है। दूसरा है रामगंज मंडी कोटा में, वो है राजस्थान के स्पाइस पार्क। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सिटी पार्क। ऑक्सीजन सिटी पार्क राजस्थान में कहाँ है, कोटा में है। उसके बाद में हम देखते हैं जेम्स बोर्ड्स की स्थापना। जेम्स बोर्ड्स की स्थापना कहाँ की गई है, सीतापुरा जयपुर में। ये किसके लिए है, जेम्स और ज्वेलरी को बढ़ावा देने हेतु इसकी स्थापना की गई है, जेम्स बोर्ड्स पार्क की। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया स्टोन मार्ट 2024। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का जो 12वां संस्करण है, उसका आयोजन कहाँ हुआ था, वो है JECC सीतापुरा जयपुर में, यानी जयपुर, ठीक है, JECC है। तो वो वहाँ सीतापुरा जयपुर में इसका 12वें संस्करण का आयोजन हुआ था। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 के 12वें संस्करण का आयोजन 1 फरवरी से 4 फरवरी 2024 को JECC सीतापुरा जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं RFC। RFC क्या है, राजस्थान वित्त निगम। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1955 में। यह किसके लिए है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम उद्योग इकाइयों को ऋण प्रदान करता है। माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो उद्योग की इकाइयां हैं उनको ऋण देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजसीको। क्या है, राजसीको, इसकी फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कोऑपरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी जून 1961 में। यह क्या है, लघु उद्योगों एवं कारीगरों को सहायता प्रदान करती है और क्या करती है, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का भी ये कार्य करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC। DMIC क्या है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दादरी यूपी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के बीच में क्या बन रहा है, एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई कितनी है, लगभग 1504 किलोमीटर है। इसका लगभग 38% भाग कहाँ से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है। इसका उद्देश्य क्या है, नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं DMIC। DMIC क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इसके दोनों तरफ लगभग क्या है, 150 किलोमीटर के प्रभाव क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, DMIC। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमने देखा, उसके लगभग 150 किलोमीटर का जो प्रभाव क्षेत्र है ना, उसे क्या कहा जाता है, DMIC कहा जाता है। और DMIC के तहत राजस्थान में जो विकसित किए जा रहे क्षेत्र कौन कौन से है, तो वो देखते हैं। पहला कौन सा है, खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र। कौन सा है, खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र। ये कितने 165 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में
और इसमें अलवर के 43 गांव सम्मिलित है। कितने? अलवर के 43 गांव इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। ये कितने? 154 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में है और इसमें पाली के 9 गांव सम्मिलित है। इन दोनों क्षेत्रों के विकास हेतु किसकी स्थापना की गई है? वो की गई है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी रिडको की स्थापना की गई है। और रिडको की स्थापना कब की गई थी? वो है 15 मार्च 2022 को इसकी स्थापना की गई थी। और इस क्लास में हम 2024-25 के राजस्थान बजट से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको इस क्लास में हम देखेंगे। तो राजस्थान बजट आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे 4-5 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं अन्नपूर्णा रसोई योजना। क्या है अन्नपूर्णा रसोई योजना? उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंदिरा रसोई योजना की जगह क्या चालू की गई है? वो चालू की गई है अन्नपूर्णा रसोई योजना चालू की गई है राजस्थान में। राजस्थान में पहले कौन सी योजना चालू थी? इंदिरा रसोई योजना। उसकी जगह अब कौन सी योजना चालू कर दी गई है? अन्नपूर्णा रसोई योजना। फिर हम देखते हैं कि जो पहले इंदिरा रसोई योजना थी उसमें कितना भोजन प्रदान किया जाता था? वह है 450 ग्राम। कितना? 450 ग्राम भोजन प्रदान किया जाता था इंदिरा रसोई योजना में। लेकिन अब जो अन्नपूर्णा रसोई योजना चालू की गई है उसमें 450 से बढ़ा करके भोजन कितना कर दिया गया है? 600 ग्राम भोजन कर दिया गया है। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना में कितना भोजन प्रदान किया जाता है? वह 600 ग्राम भोजन प्रदान किया जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो पहले पूर्व में जो इंदिरा रसोई योजना चालू थी, ठीक है, उसमें राज्य सरकार का प्रति थाली व्यय कितना आता था? तो राज्य सरकार का प्रति थाली व्यय आता था 25 रुपए का। इंदिरा रसोई योजना में राज्य सरकार का प्रति थाली व्यय आता था 25 रुपए का, जिसमें से 8 रुपए तो किससे लिए जाते थे? जनता से, हमसे लिए जाते थे। प्रति थाली कितने रुपए में प्रदान की जाती थी? 8 रुपए में। और 17 रुपए क्या है? सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता था। तो पूर्व में जो इंदिरा रसोई योजना चालू थी उसमें राज्य सरकार का प्रति थाली व्यय कितना आता था? 25 रुपए, जिसमें से 8 रुपए तो हमसे लिए जाते थे और 17 रुपए का राज्य सरकार द्वारा के दिया जाता था, अनुदान दिया जाता था। लेकिन अब जो वर्तमान में जब अब अन्नपूर्णा रसोई योजना चालू है उसमें क्या है? राज्य सरकार का प्रति थाली व्यय कितना आएगा? वो आएगा 30 रुपए का। राज्य सरकार का प्रति थाली व्यय आएगा 30 रुपए का, जिसमें से 8 रुपए तो जनता से लिए जाएंगे और उसमें क्या है? 22 रुपए का क्या है? सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो पहले तो व्यय कितना था? 25 रुपए का आता था, अब कितना आएगा? 30 रुपए का। पहले क्या था? कितना भोजन मिलता था? 450 ग्राम भोजन मिलता था, अब कितना मिलेगा? 600 ग्राम भोजन मिलेगा। पहले भोजन में क्या शामिल नहीं थे? बाजरा, ज्वार, रागी जैसे अन्न शामिल नहीं थे। अब जो अन्नपूर्णा रसोई योजना जो चालू की गई है उसमें क्या शामिल कर दिया गया है? बाजरा, ज्वार, रागी जैसे अन्न को शामिल कर दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं अन्नपूर्णा रसोई योजना में राज्य सरकार का वार्षिक व्यय कितना आएगा? तो अन्नपूर्णा रसोई योजना में राज्य सरकार का जो वार्षिक व्यय आएगा वो है 350 करोड़ रुपए। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना में राज्य सरकार का जो वार्षिक व्यय आएगा वो है 350 करोड़ रुपए। अब हम आगे देखते हैं 1 जनवरी 2024 से 73 लाख परिवारों को, कितने? 73 लाख परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदान किए जा रहे हैं। तो कब से? 1 जनवरी 2024 से कितने? 73 लाख परिवारों को कितने में रुपए में? 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदान किए जा रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं स्टेट रोड फंड में कितना अतिरिक्त प्रावधान किया है? बजट के अनुसार कितना अतिरिक्त प्रावधान किया गया है? वो है 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसमें स्टेट रोड फंड है उसमें कितना अतिरिक्त प्रावधान किया गया है? वह है 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। अब हम आगे देखते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये योजना चालू कब की गई? ये है 22 जनवरी 2024 को चालू की गई थी। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? देश के 1 करोड़ हाउस होल्ड को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रीफाई करने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना चालू की गई थी 22 जनवरी 2024 से। इसके अंतर्गत देश के 1 करोड़ हाउस होल्ड है उसको सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रीफाई करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है उसका लाभ प्रदेशवासियों को अधिक से अधिक मिल सके, इसके लिए क्या किया गया है? तो राजस्थान के लोगों को इस योजना का लाभ अधिक से अधिक प्राप्त हो, इसके लिए क्या किया है? तो इसके लिए ऊर्जा विभाग ने क्या किया है? पीएमयू मतलब प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया गया है। तो ऊर्जा विभाग ने इसके लिए
PMU या प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं 5 लाख से अधिक घरों पर क्या है सोलर प्लांट स्थापित होंगे। तो जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है इसके अंतर्गत राजस्थान में कितने 5 लाख से अधिक जो घरों पर क्या लगाने का लक्ष्य रखा गया है, सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है 5 लाख से अधिक परिवारों के घरों पर। नेक्स्ट देखते हैं कि जो जब सोलर प्लांट लग जाएंगे तो इससे प्रति परिवार को कितनी 300 यूनिट की बिजली मुफ्त मिल सकेगी। तो सोलर प्लांट लगने के बाद प्रति परिवार को कितनी 300 यूनिट की बिजली मुफ्त मिल सकेगी। कौन सी योजना के अंतर्गत? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं किन किन शहरों हेतु 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऐसी कौन कौन सी शहर है जिसके लिए कि 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई जाएगी? वो है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। इन शहरों के लिए कितनी 500 इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा की जाएगी। कौन कौन सी शहर है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। कौन से? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। इन शहरों को 500 इलेक्ट्रिक बसों उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। तो जयपुर मेट्रो का विस्तार कहां से कहां तक किया जाएगा? टोक रोड के साथ सीतापुरा, अंबाबाड़ी होते हुए विद्याधर नगर तक। ठीक है, टोक रोड के साथ सीतापुरा, टोक रोड से सीतापुरा होते हुए अंबाबाड़ी होते हुए विद्याधर नगर तक क्या किया जाएगा? जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके बजट में लिखा गया है कि JJM जल जीवन मिशन में जो जल जीवन मिशन के कवरेज में किसमें कवरेज में राजस्थान का स्थान कौन सा था? वो था 33वां स्थान था। अब जल जीवन मिशन में जो राजस्थान का पहले अभी स्थान कौन सा है? वो है 33वां लिखा हुआ है आपके बजट में। अब देखते हैं कि जल जीवन मिशन JJM क्या है? एक केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत क्या किया जाता है? ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, तो JJM के तहत क्या है? ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने हेतु जो योजना चालू की गई है वो क्या है? JJM जल जीवन मिशन। इसके तहत क्या है? आगामी वर्ष में कितना लक्ष्य रखा गया है? वह है 25 लाख परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। तो आगामी वर्ष में कितने 25 लाख परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। किस योजना के तहत? JJM योजना के तहत। आगे हम देखते हैं इस JJM योजना में अब राज्य सरकार का व्यय कितना आएगा? वो आएगा 1500 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसके अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों में पेयजल तथा सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाएगा? तो आपन के ये पहले तो कितने जिले दिए गए थे? 13 जिले दिए गए थे, हर जगह 13 जिले दिए गए हैं। लेकिन अभी जो बजट आया ना उसमें क्या लिखे हुए 21 जिले, क्योंकि वो नए जिलों के गठन हो गया तो उसके बाद क्या जिलों की संख्या कितनी हो गई? 21 हो गई। तो बजट में आपके कितना 21 जिले लिखा हुआ है। 21 जिलों को किसके? ERCP के तहत पेयजल तथा सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाया जाएगा। और 21 नहीं ऑप्शन में तो कितना याद रखना है? 13, क्योंकि कितना था पहले? 13 जिले थे। अब जो नए जिलों के गठन के बाद कितने हो गए हैं? 21 जिलों के पेयजल तथा सिंचाई उपलब्ध करवाया जाएगा ERCP के तहत। आगे हम देखते हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0। कौन सी है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0। इसके तहत क्या है? आगामी 4 वर्षों में कितने? आगामी 4 वर्षों में 20,000 गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 इसके तहत क्या है? आगामी 4 वर्षों में 20,000 गांवों में 5 लाख क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनवाए जाएंगे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत। अगला देखते हैं ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, TOFIR। तो फिर ठीक है, तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान इसके तहत क्या है? आगामी वर्ष में 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे जो कि कहाँ लगाए जाएंगे? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट के बाहर की तरफ। ठीक है, तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, तो इसके तहत कितने 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। आगे हम देखते हैं कृष्ण मृग या ब्लैक बग के लिए हैबिटेट डेवलपमेंट कहाँ किया जाएगा? वह है जसवंतगढ़ नागौर में। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे प्रश्न आने की संभावना है पूरी कि ब्लैक बग या कृष्ण मृग के लिए हैबिटेट डेवलपमेंट कहाँ पे किया जाएगा? वो है जसवंतगढ़ नागौर में।
ठीक है, तो कृष्ण मृग के लिए हैबिटेट डेवलपमेंट का कार्य कहाँ किया जाएगा? जसवंतगढ़ नागौर में किया जाएगा कृष्ण मृग के लिए हैबिटेट डेवलपमेंट का कार्य। आगे हम देखते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना। क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना? इसके तहत क्या है, किसानों को जो पहले वित्तीय सहायता दी जाती थी, तो किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पहले कितनी थी? 6,000। 6,000 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 8,000 कर दी गई है इस बजट में। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत क्या है, किसानों को दी जाने वाली जो वित्तीय सहायता वो कितनी कर दी गई है? 8,000 रुपए कर दी गई है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता कितनी कर दी गई है? 8,000 रुपए कर दी गई है। आगे हम देखते हैं किसानों को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अतिरिक्त 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान किया जाएगा। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत क्या है, जो किसानों को कितनी वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी? 8,000 रुपए की। और दूसरा क्या है, किसानों को जो गेहूं का जो एमएसपी है उसके अतिरिक्त प्रति क्विंटल कितने हैं? 125 रुपए का बोनस प्रदान किया जाएगा। एक क्विंटल पर 125 रुपए का बोनस प्रदान किया जाएगा। एमएसपी तो मिलेगी ही, उसके अलावा 125 रुपए का क्या है, बोनस, कितने? एक क्विंटल पर। तो यह है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। आगे हम देखते हैं राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन, इसके अंतर्गत कितना प्रावधान किया गया है? 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के अंतर्गत। तो राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन में क्या क्या किया जाएगा? तो उसके अंतर्गत क्या है, 20,000 फार्म पॉन्ड खोले जाएंगे। 20,000 तो क्या फार्म पॉन्ड्स खोले जाएंगे। 10,000 किलोमीटर क्या है, सिंचाई की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 50,000 किसानों हेतु क्या किया जाएगा? तारबंदी किया जाएगा। 50,000 किसानों के लिए क्या की जाएगी? तारबंदी। 5,000 किसानों को वर्मी कंपोस्ट यूनिट खोली जाएगी। ठीक है, 5,000 किसानों को वर्मी कंपोस्ट यूनिट का फायदा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर खोले जाएंगे। फूड पार्क्स है, फूड पार्क्स विकसित किए जाएंगे। हॉर्टिकल्चर हब और कस्टम हायरिंग सेंटर ये स्थापित किए जाएंगे। किस योजना के तहत? राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के तहत। ये सभी है राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के तहत स्थापित किए जाएंगे। आगे हम देखते हैं किस खाद्यान्न को पीएम ने श्री अन्न की संज्ञा दी थी? तो श्री अन्न की संज्ञा किस खाद्यान्न को दी थी? वो है मिलेट। मिलेट को पीएम ने जो श्री अन्न की संज्ञा दी है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रदेश में मिलेट का उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी वर्ष में मिलेट्स के उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्रदान किए जाएंगे। तो वो कौन सी फसल के कितने बीज प्रदान किए जाएंगे वो भी लिखा हुआ है, तो वो भी थोड़ा याद रखना है। तो प्रदेश में मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी वर्ष में जो मिलेट के जो बीज का वितरण किया जाएगा किसानों को, वह मक्का के कितने बीज दिए जाएंगे? 12 लाख किसानों को बीज दिए जाएंगे। बाजरा के बीज दिए जाएंगे 8 लाख किसानों को। सरसों के बीज दिए जाएंगे 7 लाख किसानों को। मूंग के बीज दिए जाएंगे 4 लाख किसानों को। ज्वार के बीज दिए जाएंगे 1 लाख किसानों को। मोठ के बीज दिए जाएंगे 1 लाख किसानों को दिए जाएंगे। आगे हम देखते हैं गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। इंपॉर्टेंट है संबंधित क्रेडिट कार्ड योजना। इसके तहत क्या है, गोपालकों को डेयरी से संबंधित गतिविधियों हेतु, गोपालक है उनको डेयरी से संबंधित जो गतिविधियां है, जैसे कि उनके लिए पशुओं के लिए शेड बनाना या कोई उपकरण खरीदना या चारा वगैरह, तो डेयरी से संबंधित जो गतिविधियां है उसके लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त, 1 लाख रुपए तक का कितना ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत क्या है, जो गोपालक है उनको किसके लिए, डेयरी से संबंधित गतिविधियों के लिए कितना है, 1 लाख रुपए का ब्याज से मुक्त शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना है उसके तहत क्या है, 5 लाख गोपालक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। तो गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना में कितने परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, वह 5 लाख परिवार है उनको गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में लाभ मिलेगा। कितने, 5 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं कि ये गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना है उसमें राज्य सरकार का व्यय कितना आएगा, वह 150 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। अगला प्रश्न है कि युवाओं की काउंसलिंग मार्गदर्शन
हेतु प्रत्येक संभाग पर क्या है, युवा साथी केंद्र खोले जाएंगे। तो युवाओं की काउंसलिंग, मार्गदर्शन, इसके लिए प्रत्येक संभाग पर क्या है, युवा साथी केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम हेतु, पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही है उसकी रोकथाम के लिए क्या है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन किया गया है। तो पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या है, SIT का गठन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम, इसके तहत क्या है, 2 वर्षों में, आने वाले 2 वर्षों में क्या है, 20,000 युवाओं को या लोक कलाकारों को, ठीक है, आने वाले 2 वर्षों में 20,000 युवाओं तथा लोक कलाकारों को क्या है, गाइड, हॉस्पिटैलिटी इत्यादि की ट्रेनिंग प्रदान करके उन्हें रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया जाएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम, इसके तहत क्या है, आगामी 2 वर्षों के लिए 20,000 युवाओं, लोक कलाकारों इत्यादि को गाइड, हॉस्पिटैलिटी तथा लोक कला इत्यादि की ट्रेनिंग प्रदान करके रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया जाएगा। किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम के तहत। आगे हम देखते हैं आगामी वर्ष से किन किन वर्ग के छात्र तथा छात्राओं दोनों के लिए KG से लेकर के PG तक, ठीक है, KG से लेकर के कहां तक, PG पोस्ट ग्रेजुएट तक, PG तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो KG से लेकर PG तक किन वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, वह अल्प आय वर्ग के बच्चों के लिए, सीमांत, लघु तथा बटाईदारी किसानों के बच्चों के लिए तथा खेतीहर मजदूरों के बच्चों के लिए, इन सभी के लिए KG से लेकर PG तक की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है इस बजट में। नेक्स्ट हम देखते हैं 1ली से 8वीं तक के सभी छात्र छात्रा तथा 9वीं से 12वीं तक के छात्राओं को क्या है, प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो कितना, किन किन को प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, किन किन को 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, वह 1ली से 8वीं तक के सभी छात्र छात्रा तथा 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं, इनको प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आगे हम देखते हैं अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर, अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर, ये कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, ये है जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। ठीक है, कहाँ कहाँ, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर, इनमें क्या स्थापित किए जाएंगे, अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर। ठीक है, तो अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर कहाँ स्थापित किए जाएंगे, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर, इन जगहों पे। इन स्टूडियो में क्या है, सॉफ्टवेयर कोडिंग की, रोबोटिक्स लैब तथा मल्टीमीडिया या VFX की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर में क्या है, सॉफ्टवेयर कोडिंग, रोबोटिक्स, मल्टीमीडिया, VFX, इनकी सुविधा प्रदान की जाएगी और ये स्थापित कहाँ किए जाएंगे, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो क्या है, जयपुर के निकट क्या है, एक सैटेलाइट सिटी स्थापित की जाएगी। तो सैटेलाइट सिटी का नाम क्या रखा गया है, वह है हाईटेक सिटी। तो जयपुर के निकट कौन सी सैटेलाइट सिटी स्थापित की जाएगी, वह है हाईटेक सिटी। तो हाईटेक सिटी क्या है, एक प्रकार की सैटेलाइट सिटी है और ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी, जयपुर के निकट स्थापित की जाएगी। इस सैटेलाइट सिटी में क्या होगा, IT, फिनटेक तथा मैनेजमेंट से संबंधित अनेक कंपनियां स्थापित की जाएगी। तो जयपुर है, उसके निकट क्या है, एक सैटेलाइट सिटी स्थापित की जाएगी, उसका नाम क्या रखा जाएगा, हाईटेक सिटी रखा जाएगा। और ये इस जो हाईटेक सिटी में क्या है, IT, फिनटेक, मैनेजमेंट इत्यादि से संबंधित अनेक कंपनियां स्थापित की जाएगी इस हाईटेक सिटी में। तो हाईटेक सिटी क्या है, एक प्रकार की सैटेलाइट सिटी है। तो सैटेलाइट सिटी क्या होती है, जब भी कोई बड़ा शहर है उसकी जब जनसंख्या बढ़ने लगती है, तो आबादी बढ़ने लगती है, तो वहां पे रोजगार की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो आबादी की समस्या तथा रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए उस बड़ी सिटी के निकट ही क्या है, एक छोटी क्या स्थापित कर दी जाती है, सैटेलाइट सिटी स्थापित कर दी जाती है। तो आबादी तथा रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए बड़े शहरों के निकट क्या है, एक छोटी सैटेलाइट सिटी स्थापित की जाती है। तो सैटेलाइट सिटी के एग्जाम्पल कौन कौन से है, जैसे मुंबई के निकट क्या है, पुणे है, वो क्या है, एक सैटेलाइट सिटी है। हैदराबाद के निकट क्या है, साइबराबाद स्थापित किया गया है, वो भी सैटेलाइट सिटी है।
अहमदाबाद के निकट क्या है गिफ्ट सिटी वो स्थापित की गई है, वो भी क्या है एक सैटेलाइट सिटी है। उसी तरह से जयपुर के निकट कौन सी सैटेलाइट सिटी स्थापित की जाएगी, वह है हाईटेक सिटी। जयपुर के निकट कौन सी सैटेलाइट सिटी स्थापित की जाएगी, हाईटेक सिटी स्थापित की जाएगी, इंपॉर्टेंट है। तो हाईटेक सिटी क्या है, एक प्रकार की सैटेलाइट सिटी है जो कि कहाँ स्थापित की जाएगी, जयपुर के निकट। और आपसे पूछ लिया जाएगी किन की तर्ज पर स्थापित की जाएगी, वह है मुंबई के निकट पुणे है, हैदराबाद के निकट साइबराबाद है, अहमदाबाद के निकट गिफ्ट सिटी इसकी तर्ज पर। आगे हम देखते हैं जो सैटेलाइट सिटी है उसके निर्माण के लिए तो मेनली तो कौन काम करती है, राज्य सरकार, लेकिन जो उसके निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा भी कुछ सहायता प्रदान की जाती है। तो केंद्र सरकार द्वारा वो सहायता प्रदान की जाती है ना, वो किस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाती है, तो वो है गति शक्ति कार्यक्रम के तहत। ठीक है, तो सैटेलाइट सिटी के निर्माण के लिए जो केंद्र सरकार को सहायता प्रदान की जाती है वो किस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाती है, वो है गति शक्ति कार्यक्रम के तहत। तो जो सैटेलाइट सिटी के निर्माण के लिए जो केंद्र सरकार है वो किस कार्यक्रम द्वारा सहायता प्रदान करती है, वो है गति शक्ति कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान करती है सैटेलाइट सिटी के निर्माण के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं मिशन ओलंपिक्स 2028 क्या है, मिशन ओलंपिक्स 2028 है। इंपॉर्टेंट है कि मिशन ओलंपिक्स 2028 क्या है, इसके तहत क्या है ओलंपिक में भाग लेने हेतु तैयार करने के लिए क्या है, ओलंपिक में जो भाग ले रहे हैं उसके लिए तैयार करने के लिए क्या है 50 युवाओं को ट्रेनिंग किट तथा कोच संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। तो मिशन ओलंपिक्स 2028 के तहत क्या है ओलंपिक में भाग लेने के लिए तैयार करने के लिए युवाओं को क्या है, कितने युवाओं को 50 युवाओं को कितने ट्रेनिंग किट तथा कोच संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, किस योजना के तहत, मिशन ओलंपिक्स 2028 के तहत। तो मिशन ओलंपिक्स 2028 के तहत क्या है वो है ओलंपिक में भाग लेने के लिए तैयार करने के लिए 50 युवाओं को ट्रेनिंग किट और कोच संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी मिशन ओलंपिक्स 2028 के तहत। आगे हम देखते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट कहाँ पे खोला जाएगा, वो है जयपुर में। इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स ये कहाँ खोला जाएगा, जयपुर में खोला जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स खोला जाएगा जयपुर में, इसमें व्यय आएगा 100 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट हम देखते हैं रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट क्या है, रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे खोले जाएंगे, ये है जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में। रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में। इनमें प्रति पर कितना खर्चा आएगा, 25-25 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं संसद तथा विधानसभा में महिला को आरक्षण प्रदान करने के लिए जो प्रावधान किया गया उसके लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कौन सा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है, वह संसद तथा विधानसभा में महिला आरक्षण का प्रावधान करने हेतु जो अधिनियम पारित किया गया था वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आगे हम देखते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना कौन सी है, लाडो प्रोत्साहन योजना इंपॉर्टेंट है। लाडो प्रोत्साहन योजना इसके तहत क्या है, गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म पर क्या है, गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म होने पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करना, ये कौन सी योजना के तहत है, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। तो लाडो प्रोत्साहन योजना में क्या है, गरीब परिवार में अगर बालिकाओं का जन्म होता है तो उनके जन्म पर क्या है 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाता है। आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कौन सी है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके तहत हम देखते हैं इसके तहत क्या है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसके तहत क्या है, गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के लिए अब कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे, 6500, ठीक है, 6500 रुपए पहले बच्चे के लिए प्रदान किए जाएंगे। पहले के टाइम में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कितने 5000 रुपए 2 किस्तों में प्रदान किए जाते थे। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कितने 5000 रुपए पहले प्रदान किए जाते थे, उसको बढ़ा करके इस बजट में कितने रुपए कर दिए गए हैं, वह 6500 रुपए कर दिए गए हैं इस बजट में 5000 रुपए को बढ़ा करके। तो पहले कितने थे 5000 रुपए और अब कर दिए गए हैं 6500 रुपए कर दिए गए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। अब हम आगे देखते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसके तहत क्या है, आईपीडी के साथ साथ अब क्या है डे केयर को भी जोड़ा गया है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आईपीडी के साथ साथ डे केयर को भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सड़क दुर्घटना के घायल लोगों को आगामी वर्ष से हाईवे पर क्या है 25 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएगी। तो पहले क्या होता था, एम्बुलेंस अगर कोई दुर्घटना हो जाए हाईवे पर तो उसके लिए जो निकटवर्ती जिला है वहां पे फोन करना पड़ता था या निकटवर्ती शहर फोन करना पड़ता था एम्बुलेंस के लिए। अब क्या है, जो हाईवे है हाईवे पर ही क्या है उपलब्ध करवाई जाएगी, 25 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि जो घायल है उनको उपचार मिल सके। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन की राशि कितनी कर दी गई है। पहले पेंशन की राशि कितनी थी, 1000 रुपए थी, उसको बढ़ाकर आगामी वर्ष में कितना कर दिया गया, 1150 रुपए कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि को बढ़ाकर के आगामी वर्ष के लिए कितना कर दिया गया, 1150 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो राशि पहले कितनी थी, 1000 रुपए, उसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 1150 रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। क्या है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, इसके तहत क्या है 18 से 45 आयु के श्रमिकों को, ये इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, इसके तहत क्या है 18 से 45 वर्ष के आयु के जो श्रमिक है और स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए है। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कितने किसके लिए है, 18 से 45 साल के जो श्रमिक है तथा स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए है। इसके तहत क्या है 60 से 100 रुपए मासिक प्रीमियम जमा कराना होगा। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में क्या है 60 से 100 रुपए का मासिक प्रीमियम जमा कराना होगा। ठीक है, और शेष जो 400 रुपए का प्रीमियम है वो कौन प्रदान करेगी, सरकार प्रदान करेगी। तो 1845 वर्ष के जो श्रमिक है उनको क्या है प्रति माह 60 से 100 रुपए का मासिक प्रीमियम जमा कराना होगा और शेष जो 400 रुपए है उसका जो प्रीमियम है वो कौन प्रदान करेगी, वो प्रदान करेगी सरकार। तो ये तो पहले जमा कराना होगा। जब वो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा, ठीक है, तो 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा ना, तब क्या है उसे प्रति माह 2000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। तो पहले तो क्या है 18 से 45 साल के जो श्रमिक है उनको क्या है प्रति माह 60 से 100 रुपए जमा कराने होंगे। कितने, 60 से 100 रुपए जमा कराने होंगे और 400 रुपए सरकार जमा कराएगी। ठीक है, उनकी तरफ से। ठीक, फिर बाद में क्या है जब वो 60 साल की उम्र पूरी कर लेगा तो 2000 रुपए की क्या प्रदान की जाएगी, मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी उन्हीं को जो 60 से 100 रुपए लिए है उनसे, उसके जगह कितने 2000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ये 2000 रुपए की मासिक पेंशन है ना, ये क्या है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त होगी। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना ये तो मिलेगी पेंशन, इसमें उसके अतिरिक्त जो श्रमिक है उन्होंने 60 से 100 रुपए जमा कराए थे उसके लिए उन्हें कितने 2000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। तो ये योजना, इस योजना में क्या है जो वृद्धजन सम्मान पेंशन है उसके अलावा पेंशन मिलेगी ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोडवेज बसों में पहले कितने 30% की छूट थी, उसको बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है 50% की छूट कर दी गई है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिट रीजनल सेंटर। क्या है कंपोजिट रीजनल सेंटर, ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, जयपुर में। इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, जयपुर में। इसके तहत क्या है दिव्यांगों के शिक्षा कौशल तथा चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो कंपोजिट रीजनल सेंटर के तहत दिव्यांगों है उनको शिक्षा कौशल तथा विकास तथा चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाएगी इसके अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं DDRC। DDRC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर। DDRC डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये क्या है DDRC। इसके तहत क्या है प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थापित किया जाएगा। क्या है DDRC। DDRC क्या है प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थापित किया जाएगा। तो वो क्या है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर DDRC, वो क्या है प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके तहत क्या है फिजियोथेरेपी एंड स्पीच थेरेपी की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो DDRC क्या है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी
रिहेबिलिटेशन सेंटर इसके तहत क्या है प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थापित किया जाएगा और इसमें फिजियोथेरेपी तथा स्पीच थेरेपी की सुविधा प्रदान की जाएगी। आगे हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित न रह जाए, इस उद्देश्य से कौन सी क्या चालू किया गया है, वह है विकसित भारत संकल्प यात्रा चालू की गई है। ठीक है, किस उद्देश्य से चालू की गई है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित ना रह जाए, इस उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा चालू की गई है। आगे हम देखते हैं राज्य के शुद्ध कर आय की एसएफसी ग्रांट है वो पहले कितनी थी 6.75 थी, उसको बढ़ा करके कितनी कर दिया गया है 7 कर दिया गया है। तो राज्य के शुद्ध आय की जो एसएफसी ग्रांट है उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया 7%, जिससे कि अब क्या है पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय स्वशासन को कितने 316 करोड़ रुपए अधिक मिल पाएंगे। तो उनको अब कुल कितने रुपए मिल पाएंगे 8,864 करोड़ रुपए मिल पाएंगे और 316 करोड़ रुपए अधिक मिल पाएंगे। किस कारण, क्योंकि वो कितना कर दिया गया 7% कर दिया गया है। तो ये किसके लिए है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आरजीएचएस है, उसके अंतर्गत क्या है कॉन्फेड यानी राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, इसके माध्यम से क्या है दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी होगी। डोर स्टेप डिलीवरी मतलब उनको घर पर ही दवाएं पहुंचाई जाएगी। ठीक है, किसके तहत आरजीएचएस के तहत जो कॉन्फेड है उसके माध्यम से दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सभी मानदेय कर्मी। मानदेय कर्मी में कौन कौन आ जाएंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आ जाएंगे, आशा सहयोगिनी, मिड डे मील के जो कुक वगैरह है वो, और होमगार्ड, पंचायती राज तथा नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि, इनके जो मानदेय में कितनी 10% की वृद्धि की जाएगी। तो जो सभी मानदेय कर्मी हैं जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, मिड डे मील कुक, होमगार्ड, पंचायती राज तथा नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि, इनके जो इनका मानदेय है उसमें कितनी 10% की वृद्धि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं लाडली सुरक्षा योजना, इंपॉर्टेंट है लाडली सुरक्षा योजना। इसके तहत क्या देखते हैं, इसके लाडली सुरक्षा योजना इसके तहत क्या है सार्वजनिक स्थलों पर बालिकाओं तथा बालिका छात्रावासों और नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तो लाडली सुरक्षा योजना के तहत क्या है सार्वजनिक स्थल है वहां पे बालिका के छात्रावास तथा नारी निकेतन है वहां पे क्या है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कौन सी योजना के तहत, लाडली सुरक्षा योजना के तहत। तो लाडली सुरक्षा योजना में क्या है सार्वजनिक स्थलों पर बालिका छात्रावासों पर तथा नारी निकेतन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे कि महिला छेड़छाड़ एवं अपराध को रोका जा सके। तो लाडली सुरक्षा योजना में क्या है बालिका छात्रावासों और सार्वजनिक स्थानों पर क्या है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे कि जो महिला छेड़छाड़ के जो अपराध है उनको रोका जा सके। आगे हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान। क्या है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान, इसके तहत क्या है बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान में क्या है बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और इस अभियान के तहत जिन बालिकाओं को उच्चतम स्तर का जो ब्लैक बेल्ट है, ठीक है, तो ब्लैक बेल्ट जिनको मिलेगा ना उनको स्पोर्ट्स में क्या प्रदान किया जाएगा स्पोर्ट्स कोटा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो उनको क्या प्रदान किया जाएगा स्पोर्ट्स कोटा प्रदान किया जाएगा। किनको, जिनको इस अभियान के तहत ब्लैक बेल्ट मिला है उन बालिकाओं को। तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान, इसके तहत क्या है बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा और जिन बालिकाओं को इस योजना के तहत ब्लैक बेल्ट मिला है उनको क्या है स्पोर्ट्स कोटा भी प्रदान किया जाएगा। आगे हम देखते हैं लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना। क्या है लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना। तो लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना ये क्या है 1975 का जब इमरजेंसी लगी थी उस समय क्या है संघर्ष करने वाले लोगों को 20,000 रुपए की पेंशन तथा 4,000 रुपए चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना है लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना। इसके तहत क्या है जो 1975 में जो आपातकाल लगा था उसके टाइम संघर्ष करने वाले व्यक्तियों को 20,000 रुपए की पेंशन तथा 4,000 रुपए की चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अमृता देवी विश्नोई
इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम कहाँ पे खोला जाएगा, वह है खेजड़ली जयपुर में, जोधपुर में। ठीक है, तो अमृता देवी विश्नोई इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम खोला जाएगा, खेजड़ली जोधपुर में खोला जाएगा। सरकार का जो परिवर्तित बजट है 2024-25 का जो परिवर्तित बजट था, जो कि 10 जुलाई 2024 को पेश किया गया था, उसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस क्लास में हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जो बीकानेर है, बीकानेर के कौन से स्थान पूगल तथा छत्तरगढ़। ठीक है, तो बीकानेर के कौन से स्थान है, पूगल तथा छत्तरगढ़, तथा जैसलमेर के है बोडाना, जैसलमेर के बोडाना में, और तथा बीकानेर के पूगल व छत्तरगढ़ में सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये पूछ सकते हैं कि बीकानेर के कौन से स्थान है, पूगल तथा छत्तरगढ़ में, और जैसलमेर के बोडाना, इनमें यहाँ पे क्या है, सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में क्या है, आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है, 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। तो कितने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, वो है 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। कि राजस्थान में कितने, 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि कितने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, 9। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब, अभी 2024 में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, 2024 अपन को याद रखना है। तो ये पूछ सकते हैं अपन से, राजस्थान में राजस्थान पेट्रो जोन RPZ, राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ पे बनाया जाएगा, वो है बालोतरा में। तो राजस्थान पेट्रो जोन बनाया जाएगा बालोतरा में, इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ बनाया जाएगा, बालोतरा में। नेक्स्ट है कि जयपुर में ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, तो जयपुर में क्या है, अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा जयपुर में। तो अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा जयपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा, टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा भीलवाड़ा में। सिरेमिक पार्क बनाया जाएगा बीकानेर में। तो इम्पोर्टेंट है सिरेमिक पार्क, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सिरेमिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा राजस्थान में, वह है बीकानेर में। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब, ये कहाँ पे बनाया जाएगा, बांदीकुई दौसा में। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा बांदीकुई दौसा में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क। ठीक है, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क ये बनाया जाएगा काकानी या रोहटपाली में बनाया जाएगा। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जाएगा काकानी या रोहटपाली में। नेक्स्ट है कि बायोमास पैलेट एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, बायोमास का जो पैलेट है एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क है वो बनाया जाएगा बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है कि किशनगढ़ में टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जाएगा। टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ है, किशनगढ़ में। जबकि जोधपुर में क्या है, हैंडीक्राफ्ट पार्क बनाया जाएगा। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट पार्क बनाया जाएगा। उसके अलावा वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क भी बनाया जाएगा जोधपुर में। तो ये आप उनको पूछ सकते हैं। तो देखना है क्या है, टेक्सटाइल पार्क कहाँ है, टेक्सटाइल पार्क है भीलवाड़ा में। टेक्सटाइल पार्क है भीलवाड़ा में। सिरेमिक पार्क है कहाँ, बीकानेर में। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब है वो है बांदीकुई दौसा में। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क है काकानी रोहट में। बायोमास पैलेट एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क है बांसवाड़ा में। टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क है किशनगढ़ में। और हैंडीक्राफ्ट पार्क है जोधपुर में। ये सब बनाए जाएंगे। जो नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी कब लागू की गई है, वो लागू की गई है 2024 में। नेक्स्ट है कि जैसलमेर में क्या है, फॉसिल पार्क एंड ओपन रॉक म्यूजियम बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि फॉसिल पार्क एंड ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा जैसलमेर में। नेक्स्ट है सांबर झील खींचन जो संरक्षित क्षेत्र है, शेरगढ़ अभ्यारण्य, मनसा माता संरक्षित क्षेत्र और बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य, इनको क्या है इको टूरिज्म साइट घोषित किया गया है। तो किन किन को घोषित किया गया, एक तो है गया सांबर झील, दूसरा है खींचन संरक्षित क्षेत्र, तीसरा शेरगढ़ अभ्यारण्य, फिर मनसा माता संरक्षित क्षेत्र और बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य को इको टूरिज्म साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि सरिस्का और रणथंभौर में क्या है, ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू किया गया है। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कि मंदिरों के जीर्णोद्वार के लिए
विकास कार्य के लिए सरकार कार्य कर रही है। इसी तहत क्या है, खाटू श्याम के जी के मंदिर के लिए कितना 100 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए 100 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। नेक्स्ट है कि वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, उदयपुर में, तथा शिल्प ग्राम कहाँ बनाया जाएगा, डूंगरपुर में। इंपॉर्टेंट है, शिल्प ग्राम कहाँ बनाया जाएगा, अभी डूंगरपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य अभिलेखागार जो कि कहाँ पे स्थित है, बीकानेर में स्थित है। तो राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है, बीकानेर में। उसमें क्या है, हिस्टोरिकल जो स्क्रिप्ट्स है उनका क्या किया जाएगा, डिजिटाइजेशन किया जाएगा। तो हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स का क्या किया जाएगा, डिजिटाइजेशन। और नेक्स्ट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा जरूर कि है ना, ये वाला आपको आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। किशनगढ़ जो अजमेर है वहां पे तथा हमीरगढ़ भीलवाड़ा में क्या है, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग चालू की जाएगी। तो फ्लाइंग ट्रेनिंग मतलब जो विमान को उड़ाने की जो ट्रेनिंग वगैरह है ना, उसके स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, एक तो किशनगढ़ और दूसरा क्या है, हमीरगढ़ जो कि भीलवाड़ा में है, वहां पे फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल चालू किए जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा कि किशनगढ़ तथा हमीरगढ़ में क्या है, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल चालू किए जाएंगे, फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है कि जालाना जयपुर में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चालू किया जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ की जो ट्रेनिंग है उसका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे चालू किया जाएगा, वो है जालाना जयपुर में। वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू किया जाएगा कहाँ, जालाना जयपुर में। नेक्स्ट है अलवर में क्या है, एक नया बायोलॉजिकल पार्क बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। भरतपुर, बीकानेर व अजमेर में क्या है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT बनाया जाएगा। भरतपुर, बीकानेर और अजमेर में RIT राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना जाएगा। नेक्स्ट है वास्तु एवं ज्योतिष का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा, जयपुर में। वास्तु एवं ज्योतिष का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट है खेल नीति कब अभी लागू की है, 2024 में खेल नीति लागू की है। नेक्स्ट हम देखते हैं माँ योजना, ठीक है। माँ योजना का फुल फॉर्म क्या है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य। तो ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, ये है माँ योजना, ठीक है। इसके तहत शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए क्या है, पेडियाट्रिक पैकेज दिया जा रहा है। तो माँ योजना में क्या है, शिशु और छोटे बच्चों के इलाज के लिए क्या है, पेडियाट्रिक पैकेज प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है अजमेर में क्या है, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय खुलेगा। इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा, अजमेर में खुलेगा। और जबकि इसका जो महाविद्यालय खुलेगा वो खुलेगा महवा दौसा में। तो आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा का विश्वविद्यालय खुलेगा अजमेर में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना इसके तहत क्या है, शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों के जो स्ट्रीट वेंडर है ना उनके लिए है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना क्या है, शहरों के जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए चालू की गई है। नेक्स्ट है आंगनवाड़ी केंद्रों में अब क्या है, सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में भी अब क्या किया व्यवस्था की गई है कि सप्ताह के 3 दिन उन्हें बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। जनजाति समुदाय के बच्चों के लिए क्या है, माँ बाड़ी केंद्रों का विकास किया जाएगा। क्या, माँ बाड़ी केंद्र के जनजाति समुदाय के बच्चों के लिए माँ बाड़ी केंद्रों का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है कि मस्कुलर जो डिस्ट्रॉफी है उससे जो ग्रसित रोगी है उनके साथ जो सहयोगी जा रहा है उनको भी रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान की जाएगी। तो जो रोगी है उनको तो की जाएगी, उसके अलावा जो उनके सहयोगी है उनको भी रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट है कि स्वयं सिद्धा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला जाएगा, वो खोला जाएगा जामडोली जयपुर में। स्वयं सिद्धा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा कहाँ, जामडोली जयपुर में खोला जाएगा स्वयं सिद्धा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आगे हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो भूसावर भरतपुर में क्या खोला जाएगा, फूड पार्क, और भरतपुर में क्या फूड प्रोसेसिंग पार्क खोला जाएगा। भूसावर भरतपुर में क्या है, फूड पार्क, जबकि भरतपुर में क्या है, फूड प्रोसेसिंग पार्क खोला जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आपके जो परिवर्तित बजट है उससे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। इससे पहले बजट की क्लास हम ले चुके हैं,